हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं निश्चित रूप से आप लोग ठीक होंगे। चलिए सीधे मुद्दे की बात पर हम लोग आते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल भी हम लोग पढ़े, उसके स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन को हम लोगों ने देखा, उसमें साल्ट ब्रिज यूज हुआ था, फिर साल्ट ब्रिज के बारे में स्टडी किए, फिर हम लोग साल्ट ब्रिज के फंक्शन को पढ़े, उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो, सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि जो टॉपिक अभी आपका करेंटली चल रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इस चैप्टर का हार्ट है, ब्रेन है, इसको हर हाल में समझना होगा। ठीक है, तो चलिए उसी टॉपिक को हम आगे फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अभी कि हम अभी यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। लेकिन दोनों निकालने से पहले ये समझेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है क्या चीज़ है, कैसे डेवलप होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है और सेल पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ एक इमेज जो पीछे बना हुआ था, इसको बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले बना कर रखा हुआ है, अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे पूरा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग का टाइम वेस्ट चला जाएगा। इसलिए मैं इस तरह के कंस्ट्रक्शन को पहले करके रख लिया है। लेकिन इससे पहले हम किसी और छोटा सा समझेंगे, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, सेल, गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे। ठीक है, और अभी गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो कैसा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो समझिए गैल्वेनिक सेल का। तो यहां देखिए आप कि ये जो आपका इलेक्ट्रो केमिकल सेल है या गैल्वेनिक सेल है, इसमें तो हम ये जान चुके हैं कि इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये एनोडिक सेल कहलाता है। एनोडिक पार्ट, एनोडिक सॉल्यूशन। ठीक है, इधर आपका कैथोडिक, है ना, कैथोडिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसमें। ये कैथोडिक पार्ट हो गया, ये एनोडिक पार्ट है। इधर आप सॉल्यूशन के जगह पर पार्ट लिख लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा, है ना, क्लियर है। और यहाँ पर साल्ट ब्रिज यूज किया गया है। अभी हम साल्ट ब्रिज के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। किसी भी केमिकल या इस तरह के गैल्वेनिक सेल को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको केमिकल सेल भी कहा जाता है, इसलिए समटाइम्स हम लोग केमिकल सेल भी बोल देते हैं, है ना। गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, रेडियल सेल, सब इसको आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर क्या होता है ये आपको पता है, सॉल्यूशन में क्या हुआ था कि Zn जो है ZnSO4 टूटा हुआ है Zn2 प्लस SO4 2 माइनस में, जबकि इधर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था वो किस में टूटा हुआ रहता है, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और हम जानते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड पर ये जो रॉड है, जिंक का रॉड, इसका ऑक्सीडेशन होता है और जिंक रॉड ऑक्सीडेशन दर्शाएगा तो जिंक एटम जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड के थ्रू इधर आता है और ये धीरे धीरे जिंक का जो रॉड है गलेगा, झरेगा, टूटेगा और वो जिंक आयन सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, तो इसका वेट धीरे धीरे लूज होगा, धीरे धीरे एनोड का वेट घटेगा। इधर ये क्या होगा, ये कॉपर का रॉड है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, वो भी आयंस के फॉर्म में है। इसमें का जो कॉपर है, कॉपर आयन, वो क्या करेगा कि इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करके इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। इसके इस डिपोजिशन से इस रॉड का वेट इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाएगा। यानी एनोड का जहां वेट लूज करता है तो कैथोड का वेट बढ़ने लगता है। एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, ये रॉड गल करके इसमें आ रहा है, जबकि सॉल्यूशन में उपस्थित कॉपर आयन जो है इस कॉपर रॉड पर जाके जमा हो जाता है। सीधी सी बात, उसका वेट तो बढ़ेगा। इस बात हम समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है, एनोड से कैथोड की तरफ। करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। हम इसी पोटेंशियल की बात करने वाले हैं अभी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना भी सीखेंगे हम लोग, कैसे निकालते हैं, क्या होता है, सब सीखेंगे। उससे पहले हम लोग इस गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, किसी भी गैल्वेनिक सेल का। ये एक उदाहरण है
हम यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन रॉड ले सकते हैं, कोई भी सोल्यूशन रॉड ले सकते हैं। इस तरह का जो भी सेल होगा उसको जैसे कहीं पर कहेगा रिप्रेजेंट करिए, तो क्या इतना पूरा कंस्ट्रक्शन वहां बनाना है? नहीं, इस पूरे कंस्ट्रक्शन को हम एक लाइन में समेट सकते हैं, उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। कैसे एक लाइन में समेटा जा सकता है समझिए। सबसे पहले हम लोग इसमें दो लाइन बीच में खींचेंगे। क्या खींचेंगे? दो लाइन। ठीक है, ये दो लाइन किसको दर्शाता है? साल्ट ब्रिज को। इस साल्ट ब्रिज को दर्शाया गया है। ठीक है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन। इस प्रकार का जो भी गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेइक सेल है, क्या जब भी हमें कहीं कुछ समझना होगा तो क्या इतना बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इस प्रकार के सेल को हम एक लाइन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम लोग अभी सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है कि दो लाइन सबसे पहले खींचना है। ये दोनों लाइन जो है साल्ट ब्रिज के लिए दर्शाया गया, इसको साल्ट ब्रिज करना है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चल थोड़ा इधर घुमा लेते हैं और एक कैमरा को। देखिए ये साल्ट ब्रिज कर रहा है। अब देखिए इसमें ये बीच का पार्ट हो गया, बाईं तरफ और दाईं तरफ हमको लिखना है। बाईं तरफ क्या है, दाहिनी तरफ क्या है? बाईं तरफ आपको मालूम है एनोड होता है ना? एनोड है, और ये हम जानते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है। ये लेफ्ट साइड हो गया हमारा, लेफ्ट साइड है ना। इसको लोन भी पढ़े थे, लोन याद होगा आपको, है ना? याद रखने का टेक्निक बताया गया था, लोन। ठीक है, इधर क्या है? ये राइट साइड है आपका। ठीक है, इधर क्या होता है? कैथोड। ये कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली। इस पर क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, ये तो हम जस्ट एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दर्शाए हैं। अब इसका मेन बात समझिए यहाँ पर कि एक्चुअली इस सेल को हम कैसे दर्शाएंगे। ये मैंने साल्ट ब्रिज बना दिया। ठीक है सर, क्या बना दिया इसको? साल्ट ब्रिज। इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देखे होंगे रिप्रेजेंटेशन में मैं बड़ा सा इसे गैप दिया था। यहाँ मीडियम, इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर लिखे थे। इधर थे एनोड, उधर कैथोड। उस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसमें बीच में यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो लाइन के बीच में हम लिखते थे, है ना? मीडियम, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता था, उसका कंसंट्रेशन कितना है, टेम्परेचर कितना है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखना है। वैसा कंडीशन जो था रिप्रेजेंट करने का वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अभी हम लोग क्या पढ़े? गैल्वेनिक सेल। इधर देखिए कि एनोड जो है बाईं तरफ, एनोड पर क्या हुआ है बताइए। Zn सॉलिड है। ठीक है, और यहाँ सिंगल लाइन लेंगे जो फेज डिफरेंस, फेज सेपरेशन को दर्शाता है। ये लाइन फेज सेपरेशन को। और ये जी किस में चेंज होता है? Zn2+ में। जो एक्वस है इसका कंसंट्रेशन आप बगल में दर्शा सकते हैं। कंसंट्रेशन को हम C1 मान लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये ना कंसंट्रेशन जो है यहीं पर दर्शा दिया जाता है ना? कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दर्शा भी सकते हैं। यहाँ हो गया आपका साल्ट ब्रिज। आ रही है बात समझ में? इस प्रकार से हमने एनोड को दर्शा दिया। इसमें क्या दर्शाया गया? ये देखो कि जिंक का रॉड है जो सॉलिड है, वो जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्सीडेशन दर्शा रहा है जिंक आयन में। यानी जिंक जो था रॉड था पहले, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम जानते हैं साल्ट ब्रिज के बाईं तरफ ऑक्सीडेशन ही दर्शाना है कि मेटल को उसके आयन में चेंज करता हुआ दिखाया गया है कि मेटल है आयन में चेंज हुआ। ठीक है, आ रही बात समझ में? मेटल आयन में चेंज हुआ। तो मेटल का जो रॉड था वो सॉलिड था, उसके फिजिकल स्टेट को मैंने दर्शा दिया। फिर यहाँ पर ये किस में चेंज हुआ? Zn2+ में। सॉल्यूशन में गया है इसलिए एक्वस लिखे हैं। और इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा जो आप लिए हैं यहाँ सॉल्यूशन, 1 मोल पर लीटर, 1.5 मोल पर लीटर, 0.5 मोल, कुछ भी कंसंट्रेशन जो भी होगा वो यहाँ पर दर्शाना रहता है। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह इधर आइए, जो एनोड कैथोड की तरफ है उधर क्या हुआ ये बताइए। यहाँ जो है मेटल आयन, जो है मेटल आयन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में चेंज हुआ है। मेटल आयन मेटल में चेंज हुआ है। ठीक है, दिख रहा है उधर आप लोगों को? देखिए, हाँ, इधर क्या हुआ है? मेटल आयन जो है मेटल में चेंज हुआ है ना? पीछे अब पूरा दिख रहा है बोर्ड?
या ठीक है ना। अब देखो यहाँ मेटल आयन जो है मेटल में चेंज हुआ तो वहां रिडक्शन होता है, ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं। वहां हुआ क्या कि Cu2+ आयन जो है एक्वस सॉल्यूशन, इसका भी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन को सामने लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। चलिए इसके कंसंट्रेशन को हम C1 मान लेते हैं, इसके कंसंट्रेशन को C2 मान लेते हैं। फिर यहाँ सिंगल लाइन देंगे, यहाँ डबल लाइन साल्ट ब्रिज को दर्शाता है, जो सिंगल लाइन है वो फेज सेपरेशन को दर्शाता है, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन फिर सॉलिड, C2 है ना, सॉलिड। बस ये है यहाँ पर सेल का रिप्रेजेंटेशन। बताइए काफी आसान है कि नहीं है? कितने आसान तरीके से हम इसको यहाँ पर दर्शा पाते हैं। इतना सारा जो बनाएंगे ना, ठीक है, कितना सिंपली तरीके से हम एक लाइन में इसको दर्शा सकते हैं। जो भी यहाँ दिख रहा है इसमें जो हो रहा है उसी को यहाँ इंडिकेट किया गया है ना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसको देखिए अच्छे तरह से समझिए। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड है ना, जिसको आप एनोड बोलते हैं, इसको दर्शाना नहीं, बस ये है रिप्रेजेंटेशन। हम इसको अलग से फिर से लिख देंगे, ठीक है। लेफ्ट इलेक्ट्रोड से आप इसको ऐसे बनाइए, समझने के लिए लिख रहे हैं। इधर हो गया आपका राइट इलेक्ट्रोड, राइट साइड का इलेक्ट्रोड, जो कि एक्चुअली क्या होता है, कैथोड। कैथोड पर हम जानते हैं रिडक्शन होता है। अब होता है क्या है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड से राइट इलेक्ट्रोड पर किसका फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जबकि राइट से इधर क्या होता है, करंट का फ्लो, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। तो करंट का फ्लो हम जानते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो सीधी सी बात है, इसका जो होगा कैथोड का पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है, और इसका पोटेंशियल जो होगा उसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। आ रही है बात समझ में? तो इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बताओ। मेटल है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मेटल जो कि सॉलिड होता है। ये फेज सेपरेशन हो गया, लाइन फेज सेपरेशन का लाइन है। ये मेटल जो है Mn+ में, यहाँ n मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हुआ, मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है n इलेक्ट्रॉन का, उसको N+ कर दिए। ये इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा और इसका कंसंट्रेशन C1 मान लेते हैं। ये हो गया आपका साल्ट ब्रिज, क्या है ये, साल्ट ब्रिज। इधर क्या होता है ये बताओ, Mn+ है, कोई दूसरा आयन इधर, दूसरा उधर होगा। ऐसा नहीं कि दोनों सेम नहीं समझ लेना, ठीक है। यहाँ M मान लेते हैं, यहाँ M' या कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इसका हो जाएगा यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन, इसके कंसंट्रेशन को हम C2 मान लेते हैं। फिर यहाँ सिंगल लाइन फेज सेपरेशन के लिए बनाते हैं। फिर यहाँ M हो गया, N इलेक्ट्रॉन गेन करके M में चेंज हो जाएगा, जो कि सॉलिड होगा। बस यही है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। इस तरह के गैल्वेनिक सेल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इस चीज को एक बार आप अच्छे ढंग से फिर से अगर नोट करके, ये जो कि आपकी कॉपी में नोटेड है, ठीक है, ये नोट करना है ना। और इस तरह का कोई भी सेल होगा जो एनोड पर प्रोसेस होता है कि मेटल आयन में चेंज होता है, तो मेटल को हम आयन में चेंज करते हुए इस प्रकार दर्शाएंगे। मेटल सॉलिड होगा तो उसके फिजिकल स्टेट सॉलिड को मेंटेन लिख देंगे। फिर ये मेटल आयन में चेंज हुआ कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस करके, तो जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उस संख्या को यहाँ n के जगह पर बैठा देंगे। सॉल्यूशन में गया इसलिए एक्वस लिखे। इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पर लिया गया होगा, उस कंसंट्रेशन को यहाँ लिख देना पड़ता है 0.0, वो सब आपको दिया रहेगा, उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 0.01, 0.2, 0 पर कुछ भी जो भी रहेगा। साल्ट ब्रिज हो गया। अब दाहिनी तरफ क्या हो रहा है, मेटल आयन मेटल में चेंज, यहाँ मेटल आयन लिखेंगे, जो भी कैथोड में होगा वो मेटल आयन लिखा है यहाँ पर, उसका एक्वस फॉर्म रखता है। उस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा जो यहाँ आप लिए इसमें, उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन यहाँ लिखना है। हो सकता है C1 C2 बराबर हो, नहीं भी हो, कुछ भी संभावना है। और ये फिर मेटल एटम में चेंज हुआ है तो उसको लिख देते हैं सॉलिड यहाँ पर। बस यही तरीका है सेल को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी इच्छा इसकी भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
बच्चों अब जो मैं यहाँ पर चीज़ अभी अब बताने जा रहा हूँ आपको, वो सबसे महत्वपूर्ण, मैं हर टॉपिक को इम्पोर्टेंट बोलता हूँ, ये आप लोग को भी लगता होगा, ठीक है, लेकिन जिस चीज़ पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ इम्पोर्टेंट सब है, इसलिए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो इसलिए हर चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हमें कोई अगर बड़ा चीज़ सॉल्व करना होगा तो छोटे छोटे चीज़ को सबसे पहले समझना पड़ता है ना। तो पूरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरुआत में मैंने आपको n फैक्टर पढ़ा दिया था, उसके बाद पूरे चैप्टर को आपको ढंग से समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को डेफिनेटली ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का पहले ही बोल चुके हर्ट है, वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो समझेंगे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल बोल रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोड वर्ड जोड़ दिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, कैसे इसको निकालना है, सब कुछ अभी समझ लेंगे हम अगले कुछ समय में, ठीक है। देखते चलो, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ क्या शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। आइए समझते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। चलो एक कंटेनर ले लिए, हम उसी की बात करें, उसी को यहाँ पर फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें ये मेटल का रॉड है, ठीक है, मान लो जिंक का ही रॉड था और इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये M है आपका मेटल सॉलिड फॉर्म में, है ना। और ये बात समझ में, और समझिए इसमें क्या है आपका सॉल्यूशन है, ये Mn+ होगा इसमें, ठीक है, और एक्वस फॉर्म में होगा ये, इसका कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा, C1 माने हैं, C1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि इसको हम यहाँ एनोड मान लिए हैं, ये एनोड का, तो एनोड तो नेगेटिवली चार्ज होता है और इस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इन सारी बातों को हम कई बार सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है ना। इधर हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, चलिए देखते थोड़ा इधर घुमा देते हैं इसको, है ना। तो अब समझो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन केस में क्या होता है कि मेटल जो है किसमें आता है, सॉल्यूशन में, मेटल किसमें आता है, सॉल्यूशन में। कैसे, इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये मेटल जो है किसमें आ गया, M पर N+ मान लीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, N इलेक्ट्रॉन का, वो N इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा दिए, तो वही इलेक्ट्रॉन सब इस पर जमा होता है, ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, और धीरे धीरे इसका गलेगा, झरेगा, इसका शेप डिफॉर्म होगा, इसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो Mn+ इसमें आते चला जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे ये गलेगा, इस सॉल्यूशन में आएगा, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है क्या करेगा, इस रॉड के चारों तरफ जमा होने लगेगा। बात समझ में आ रही है कि रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और इस रॉड के चारों तरफ पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो रहा है, आसपास में एकत्रित हो रहा है। तो अब बताइए कि यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होगा कि नहीं होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज सेपरेशन के कारण, चार्ज सेपरेशन के कारण जो यहाँ एक पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। ड्यू टू चार्ज सेपरेशन बिटवीन मेटल एटम एंड मेटल आयंस इन सॉल्यूशन, ठीक है, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन बिटवीन मेटल एटम एंड मेटल आयंस इन सॉल्यूशन ए पोटेंशियल डेवलप, एक पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है, बस यही बात समझना है। अब यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है दो टाइप का हो जाता है ना। एक कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अभी जस्ट समझ में आप लोग को आ जाएगा, और एक कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, आपको भी समझ में आ गया होगा।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो एक कॉमन वर्ड है, एक कॉमन है, दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहां बताइए यहां हुआ क्या है, यहां क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। मेटल जो है आयन में चेंज हुआ है, मेटल जो है आयन में चेंज हुआ है, ये ऑक्सीडेशन को दर्शा रहा है। तो इसीलिए यहां जो इस इलेक्ट्रॉन यानी ये जो निगेटिवली चार्ज रॉड है वो और ये जो आपका पॉजिटिव आयन है वो, इसके बीच जो चार्ज सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो गया, चार्ज सेपरेशन की वजह से यहाँ जो पोटेंशियल एराइज हुआ है, उसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैपेसिटर में भी फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, दो प्लेट है। आप ऐसा देखते हैं कैपेसिटर में पढ़ते होंगे या फिजिक्स में आगे पढ़िएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। इस चार्ज सेपरेशन की वजह से यहाँ भी एक पोटेंशियल डेवलप होता है। ऐसा आपको फिजिक्स में पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। यहाँ फिर समझिए क्या होता है। इसमें जो चीज़ नहीं आता है तो समझ लीजिए ऐसा होता है। साइंटिफिक चीज़ हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो थ्योरेटिकली ही बहुत सारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उसी आधार पर इसको भी समझना है, ठीक है। तो यहाँ ये रॉड नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव आयन इस रॉड के आसपास एकत्रित हो गया। यहाँ भी चार्ज का सेपरेशन है। ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन ए पोटेंशियल अराइजेज हियर। यहाँ पोटेंशियल अराइज होगा, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है इसलिए इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोलेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम EP से दर्शाएंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को OP से, रिडक्शन पोटेंशियल को RP से। क्लियर है? चलिए अब इसी बात को और समझिए। दूसरी तरफ हम लेते हैं, फिर से एक कंटेनर ले लिए, है ना, और यहाँ पर फिर से हमने एक रॉड डाल दिया, ठीक है। किसका रॉड हो सकता है? कॉपर का रॉड, ठीक है। और यहाँ फिर ये सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन ले लेते हैं, है ना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये बात समझ में, यानी यहाँ पर Cu2+ आप ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में Cu+ सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। इसका भी कंसंट्रेशन कुछ मान लीजिए C2, है ना। अब देखो ऐसा क्यों लिखते हैं मालूम है कि कॉपर सल्फेट है CuSO4 तो पूरा का पूरा डिसोसिएट करेगा, तो जो कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन होगा वही कॉपर आयन का भी कंसंट्रेशन होता है। नहीं समझे? CuSO4 इसको लिखे Cu2+ प्लस SO4 2- इसका कंसंट्रेशन X तो 0 0 आयन से जुड़ जाती है VX है ना। इसका जो कंसंट्रेशन था वही इसका कंसंट्रेशन होगा ना। हम ऐसे सॉल्यूशन लिखे पूरा या केवल कॉपर आयन को भी लिख देते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? और ये बात समझ में। अब यहाँ क्या होता है बताइए कि Cu2+, ठीक है, क्या करता है? इससे इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर आकर के जमा हो जाता है। इस पर क्या होता है? वो डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। और ये बात समझ में क्या हो रहा है पता चल रहा है आप लोगों को, है ना। कॉपर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेकर के जो यहाँ M जो भी होगा, कॉपर M जो भी हो, तो Mn+ जो है वो N इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें चेंज होता है? M में। यहाँ क्या हुआ बोलो? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, आपको पता है ये पॉजिटिव है, इस पर रिडक्शन होता है, ये भी हम जानते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्लियर है? तो कॉपर इस पर जमा हो गया तो इसमें जो सल्फेट आयन होगा, इस सल्फेट आयन जो होगा वो नेगेटिव आयन क्या करेगा? इसके चारों ओर इस तरह घेर लेगा इसको, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी चार्ज सेपरेशन है ना। इसको पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये, इससे इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देता है। तो लेने के बाद तो वो नहीं सोच रहा है पहले क्या था, वो नेचर को हमको समझना है। ये नहीं सोच रहा सर इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज हो गया, लेने के बाद ना हुआ, पहले क्या था वो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज इसको हम लोग मानते हैं। सल्फेट आयन इसके चारों ओर घुमा हुआ है। यहाँ भी देखिए चार्ज सेपरेशन के कारण यहाँ भी एक पोटेंशियल अराइज होगा, यहाँ भी पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है। इसको भी क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं? एक लाइन में समझिए कि किसी भी हाफ सेल में, अब इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखो वोल्ट मीटर से जोड़ दिए, है ना। इसको यहाँ वोल्ट मीटर से मैं इसको हटा देता हूँ, ऊपर मिटा देता हूँ, उसका कोई काम नहीं है आपको। तो जस्ट हम समझाए थे कि क्यों यहाँ ऐसे लिखते हैं Cu। इसको यहाँ जोड़ दिए, ये आपका वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या रीडिंग करते हैं? वोल्टेज। वोल्ट मीटर से क्या रीडिंग करते हैं हम लोग? वोल्टेज।
है कि नहीं, कि कितना वोल्ट का करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितना वोल्ट है इस पूरे सेल का, कितने वोल्ट का ये सेल बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पूरा इस तरह सेटअप तैयार करने से यहाँ भी चार्ज का सेपरेशन है, हम समझा रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो किसी भी हाफ सेल में, या तो इसको लीजिए या उसको लीजिए, इसी को लेके समझते हैं, किसी भी हाफ सेल में, इसको हाफ सेल बोलते हैं, ये भी हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल हो गया, पूरा सिस्टम पूरा इसका, ये भी एक हाफ सेल ही है ना। तो किसी भी हाफ सेल में जो मेटल का रॉड होगा और जो आयन होगा, इस मेटल रॉड और आयन, सॉल्यूशन में जो आयन है सो मेटल रॉड और आयन के बीच, यानी मेटल और उसके आयन के बीच जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको इस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी मेटल और आयन के बीच जो पोटेंशियल डेवलप होगा तो इधर वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, और अगर यहाँ रिडक्शन हुआ है तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसको आप लेना चाहते हो तो जल्दी से खींच लीजिए, वही चीज है, हम तो यहाँ केवल डिफाइन किया, पूरी बात को समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इस रॉड का वेट घटेगा, लिख दिया वेट ऑफ रॉड डिक्रीजेस, और यहाँ इस रॉड का क्या होगा, वेट बढ़ेगा, यहाँ लिख दिया वेट ऑफ रॉड इंक्रीजेस। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। अब समझिए कि यहाँ जो हम पूरा सेल सेटअप करेंगे, अब क्या करना है, इसको साल्ट ब्रिज से जोड़ देना है, पूरा सेल तैयार कर लेते हैं। ठीक है, फिर से तो साल्ट ब्रिज यहाँ इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, हाँ, साल्ट ब्रिज हो गया आपका। साल्ट ब्रिज क्या करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, यानी जहां ऊपर वाले सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वहीं इसमें जो है आयन का फ्लो होता है ना, मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस। जहां भी चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ भी चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, इधर करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ, तो करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, कैथोड से एनोड की तरफ, और इसमें साल्ट ब्रिज से क्या होता है, आयंस का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ चूंकि पॉजिटिव आयन है, इसको न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव आयन जो होगा वो इधर मूव करेगा साल्ट ब्रिज से, और इधर क्या मूव करेगा, पॉजिटिव आयन। क्लियर है, इस सब हम पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ हर वीडियो, हर लेक्चर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप पीछे वाले वीडियो को, लेक्चर को अच्छे ढंग से नहीं समझे हैं, नहीं सीखे हैं, तो सीधी सी बात आगे दिक्कत होगी ही। ऐसा नहीं होता कभी भी कि चलो कहीं से कुछ पढ़ना शुरू करेंगे, समझ में आने लगना चाहिए, ऐसा नहीं होता, यह असंभव है। ठीक है, तो आपको पीछे वाला जितना भी वीडियो मिला है, लेक्चर मिला है, उसको आप अच्छे ढंग से सीखे हैं, समझे हैं, नहीं समझे तो वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करिए। समझना हर हाल में जरूरी है। ठीक है, ऐसे हम चैप्टर को नहीं छोड़ सकते हैं, आपको भी नहीं छोड़ना है ना। तो अब समझना है कि ये जो हुआ यहाँ लेफ्ट साइड, लेफ्ट में क्या है, एनोड। ठीक है, अब समझते चलो, इस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड वो होगा पॉजिटिव वैल्यू, कुछ ना कुछ होगा, पॉजिटिव वैल्यू, समथिंग वोल्ट, 0.76 वोल्ट, कुछ भी होगा वोल्ट में, वो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, उसी तरह राइट साइड आइए, है ना, राइट में क्या होता है, कैथोड। ठीक है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जो होगा ये पॉजिटिव होगा। जिस हाफ सेल पर जो भी काम होगा उसका वही पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है आज के थ्योरी का, समझते चलो। जिस हाफ सेल पर जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिस हाफ सेल पर, तो सोचो हम हाफ सेल यहाँ दो भाग है, एनोड और कैथोड। एनोड पर जो प्रक्रिया होती है, एनोड पर क्या होती है बोलिए, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका मतलब है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्लियर है। उसी तरह कैथोड पर क्या होता है, ये बोलो, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन।
तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा। समझ गए आप बात को? अब एक चीज और समझिए कि कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल का वैल्यू सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल साइन बदल जाता है। ठीक है, जैसे समझो, ध्यान से सुनना इस लाइन को, ठीक है, कि एनोड पर क्या होता है ये बताओ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव। ठीक, तो एनोड के हम रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, निगेटिव। वही मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, साइन बदल गया। क्लियर है? यानी एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है तो उसी एनोड के अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पूछेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड, साइन बदल जाएगा। क्लियर है? इस तरह उधर भी सोचना है, बिल्कुल इसी तरह उधर भी सोचना है कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, तो उस कैथोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड के साथ साइन उल्टा यानी निगेटिव। क्लियर है? अगर यहां पर हम लिखें कि आरपी ऑफ एनोड है ना, तो क्या हो जाएगा मालूम है, आरपी ऑफ एनोड क्या होता है, निगेटिव होगा। इसमें मैग्नीट्यूड जो होगा सेम, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। यही बात यहां भी लागू होती है कि अगर हम ओपी ऑफ कैथोड पूछेंगे तो अगर कैथोड का आरपी का जो भी वैल्यू होगा, कैथोड के ओपी का वही वैल्यू उलट जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव हो जाएगा। मान लो अगर ये प्लस एक्स है, सीधी सी बात ये माइनस एक्स आएगा, है ना। अगर मान लो ये प्लस वाई है, ठीक है, मान लेते हैं, इसका मतलब ये माइनस वाई हो जाएगा। दैट्स इट, बस यही है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आ गई। चलिए, ये हो गया इस हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल। एनोडिक हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, कैथोडिक हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। क्लियर है? अब क्या करेंगे कि इस हाफ सेल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इस हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ दीजिए, ऐड कर देना है, सम कर देना है। इस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल कहलाता है। सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल में फर्क है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम बोलते हैं तो पार्टिकुलर हाफ सेल का होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर हम सेल पोटेंशियल बोलेंगे तो ओवरऑल पूरे सेल का कहलाता है सेल पोटेंशियल, है ना। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। कैथोड पर रिडक्शन होता है तो कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, और पूरे सेल का अगर हम सेल पोटेंशियल पूछेंगे तो क्या होगा, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। सेल पोटेंशियल या इसी को ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। सेल पोटेंशियल, पूरे सेल के सेल पोटेंशियल को, पूरे सेल के सेल पोटेंशियल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ शॉर्ट में बोलते हैं, या उसी को सेल पोटेंशियल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो अगर यहां पर हम सेल पोटेंशियल निकालें, सेल पोटेंशियल, ठीक है, इसको हम ई सेल लिखेंगे, ई सेल, या इसी को ईएमएफ भी लिखते हैं स्मॉल में, या कहीं कहीं कैपिटल भी लिख देता है ईएमएफ। तो क्या होगा बोलिए, मालूम है? देखो यहां होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐसे लिखेगा ईओपी, है ना, यानी बाएं वाले सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव होगा, प्लस ईआरपी रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों का सम जो होता है ना उसी को हम सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल बोलेंगे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? इसको कहिएगा तो पूरा लिख देंगे, है ना। लिख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, इतना आप पहले सोचिए, समझिए, फिर हम अभी बढ़ते हैं जस्ट आगे।
है ना। चलिए इतना का हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर पूरे के हो सके तो मिटाएंगे, हमको बोर्ड पर जगह। चलिए यहाँ लिख देते हैं क्या। अब देखो एक चीज और याद रखना, ठीक है, कि EOP ऑफ एनोड जो होगा बराबर होगा माइनस ERP ऑफ एनोड। बस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा ना, एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पूछेंगे तो केवल वही वैल्यू का क्या बदल रहा है, साइन बदल देना है ना। अगर मान लो एनोड का यहाँ प्लस 0.76 वोल्ट है ओपी का वैल्यू, तो इसके हम अगर आरपी का वैल्यू पूछेंगे तो माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है। इसी तरह हम यहाँ कर सकते हैं ERP ऑफ कैथोड बराबर होगा, क्या करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो जो भी होगा उल्टा हो जाएगा, तो माइनस EOP ऑफ कैथोड, ठीक है। तो मान लो अगर ये 0.34 वोल्ट है इधर का कैथोड का, तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू पूछेंगे तो माइनस 0.34 वोल्ट हो जाएगा, माइनस 0.34 वोल्ट। जस्ट एक वैल्यू मानकर यहाँ पर, ठीक है, समझाने की कोशिश किए हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, उसे होना नहीं चाहिए। अगर आप रेगुलर पूरा वीडियो देखे हैं, पीछे वाले जितने वीडियो को पढ़ा है उसका कॉपी पर नोट कर लिए हैं, वीडियो नहीं देखना चाहते तो कॉपी को लटके ही पढ़िए। और एक चीज़ और हो सके तो हम जो पूरे वीडियो के दरमियान बहुत सारे बात को बोलते हैं, है ना, उसको आप नोट हो सके तो पॉज कर करके कर लिया कीजिए कि मैं क्या बोलता हूँ, समझने के लिए। उस चीज़ को पढ़िए। हमको इसी को मेहनत कहा जाता है बाबू, ठीक है, यही मेहनत है, यही आपको करना है, इससे भागना नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप मेहनत करेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए इसी को हम अब और कंटिन्यू कर रहे हैं, आते हैं मेन मुद्दे की बात पर। तो सेल पोटेंशियल आप निकालें कैसे, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो पॉजिटिव होगा। मैंने पहले भी चीज को रिपीट किया कि जिस हाफ सेल पर जो प्रोसेस होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। कैथोड पर रिडक्शन होता है तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन बदलता है, ठीक है। तो अब आइए हम सेल पोटेंशियल को, जो ई सेल है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिखे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो क्या होगा बोलिए। तो अगर इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो साइन बदल देंगे, माइनस कर देंगे, तो लिख सकते हैं माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और उसको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं रहने देते, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। हम नाम बोलते हैं, इसको हम एब्रिविएशन के रूप में लिखेंगे, है ना। क्या आरपीए, आरपीसी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इधर पॉजिटिव ही होगा, जबकि एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो अब ऐसे लिखेंगे, इसको इधर कर दीजिए, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, ई आर पी ऑफ कैथोड माइनस ई आर पी ऑफ एनोड। दिस इज द फॉर्मूला written in book। बस यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है सवाल बनाने के लिए। जब हम पूरे सेल का सेल पोटेंशियल निकालेंगे, पूरे सेल का सेल पोटेंशियल, तो करना क्या है, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देना है। दैट्स इट, क्लियर है, ठीक है। बस यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है बुक में। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला क्यों, अरे यहाँ भी लिखे ना फॉर्मूला, आप ये इस्तेमाल करो ना, ये इस्तेमाल करो, कोई भी करो, सब एक ही आंसर आएगा, है कि नहीं। अरे बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए अभी समझ में आ जाएगा कैसे वही आंसर आएगा। इसको एक उदाहरण समझाएंगे। देखो या बुक में इस फार्मूला को एक्सेप्ट किया गया है, मतलब ये नहीं कि वो फार्मूला नहीं है, ये भी है। यही क्यों इसको एक्सेप्ट किया गया मालूम है, इसलिए कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं इसी चैप्टर में, बीच में एक पेज में या एनसीईआरटी के लास्ट में भी देखिएगा, एक सीरीज दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उस सीरीज में जो वैल्यू लिखा हुआ है वोल्ट में,
वो सारा वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का है, यानी सारा वैल्यू जो है रिडक्शन पोटेंशियल का लिखा हुआ है। इसीलिए जब भी हम सवाल बनाएंगे ये सब जो आपको दिया रहेगा जनरली जो है रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही दिया रहता है, इसलिए फार्मूला को हम रिडक्शन पोटेंशियल में लिखेंगे, है ना। वैसे किसी भी पोटेंशियल का दिया रहेगा कॉमन सेंस लगा के अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ क्या था, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों पॉजिटिव जोड़ दिए, कुछ आएगा। यहाँ क्या किए, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देंगे, वही वैल्यू आ जाएगा जो यहाँ आएगा। यहाँ एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, यहाँ दोनों को रिडक्शन के टर्म में लिखे, हम दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में भी लिख सकते हैं। तब स्थिति में क्या करिएगा, देखो EOP ऑफ एनोड माइनस EOP ऑफ कैथोड, है ना, समझ गए। और ये बात समझ में, तो किसी भी सेल में याद रखना है हमेशा कि SRP, ठीक है, जैसे समझो SRP क्या था थोड़ी देर में हम समझ लेंगे, ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, देखते चलिए। तो यहाँ पर इस केस में क्या है कि ERP ऑफ कैथोड बड़ा होगा ERP ऑफ एनोड से, ठीक है। वहीं इस केस में क्या होगा, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो होगा वो बड़ा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड से, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होगा, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का पॉजिटिव होता है, वहीं कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। कैथोड पर तो रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में अगर कहेंगे तो कैथोड पर चूंकि रिडक्शन होता है तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, तो कौन बड़ा हुआ, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। किसकी तुलना में, एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से। अगर दोनों हाफ शेल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ही अगर एक्सप्रेस करते हैं, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे, तो ऐसी स्थिति में एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है कैथोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, एनोड का ज़्यादा होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। यही सब हमारा फॉर्मूला है, बुक्स में इसी सब को हम लिखते हैं, क्योंकि दिया गया वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही होता है, रिडक्शन पोटेंशियल को रेफरेंस माना गया है, उसी को हम निकालते हैं, ठीक है। उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल स्ट्रीम में रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू लिखा हुआ। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब एक चीज समझो, इफ इन अ सेल, इन अ हाफ सेल, एनी सेल, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो आप कंटेनर में लेंगे, जो कंटेनर है, कंटेनर में जो सॉल्यूशन लिया गया है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कुछ तो होगा। अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, 1 कैपिटल एन का मतलब मोल पर लीटर, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हुआ और अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसको स्टैंडर्ड कंडीशन माना गया है। देखो यहाँ एसटीपी वाला बात नहीं है, एसटीपी के केस में क्या होता है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर में जो टेम्परेचर होता है हम 273 लेते हैं, यहाँ 273 नहीं लेना है, 298 रूम टेम्परेचर। पूरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो पूरे देखिएगा सीरीज, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो एनसीईआरटी में देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बीच में पेज में पूरा सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लिखा हुआ है, वो सारा वैल्यू जो है हाफ सेल का 298 केल्विन पर निकाल के रखा हुआ है। साइंटिस्ट ने जो भी है वो उसको निकाल करके कितना पर रखे हुए, 298 केल्विन पर। उसी टेम्परेचर को रेफरेंस माना गया पूरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर हम 298 को ही स्टैंडर्ड मानेंगे, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन का 1 m हो गया, टेम्परेचर 298 केल्विन है, अगर मान लो कोई गैस का है, कोई गैस इलेक्ट्रोड है मान लेते हैं, तो उसका प्रेशर जो होगा 1 atm या 1 बार भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन
पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना, इसको क्या बोलेंगे मालूम है, यही कहलाता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, यानी SOP ऑफ एनोड, ठीक है। और यही केस अगर हम कैथोड के लिए भी सोच लें, जरूरी है कि बाईं तरफ से एनोड लिए हैं वो उसी में ही टेम्परेचर होगा, उसी का कंसंट्रेशन होगा, उसी का प्रेशर इतना ही होगा जो कैथोडिक सेल है। अगर कैथोडिक सेल का भी कंसंट्रेशन यही हो, टेम्परेचर यही हो, प्रेशर यही हो, प्रेशर कब इस्तेमाल करेंगे, इफ इलेक्ट्रोड जो होगा, जो इलेक्ट्रोड यहाँ वहीं पढ़ेंगे देखेंगे गैसियस होगा, गैस हो, ठीक है, देन हम लोग प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं, है। अदरवाइज इसी दोनों को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। गैसियस कंडीशन में ये भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो जो हम यहाँ लिखे हैं कि इन ए हाफ सेल, दैट हाफ सेल मे बी एनोडिक हाफ सेल, मे बी कैथोडिक हाफ सेल। अगर एनोडिक हाफ सेल हुआ उसका ये कंडीशन है, तो एनोड पर चूंकि ऑक्सीडेशन होता है, ये सारी बात ऑक्सीडेशन के लिए लिखा है। और यही कंडीशन अगर कैथोडिक सेल सेटिस्फाइड करता है, ठीक है, यही बात हम बदल लिखेंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे फॉर कैथोडिक सेल, ये किसके लिए लिखा हुआ है, फॉर एनोडिक सेल, ठीक है। फॉर कैथोडिक सेल क्या हो जाएगा मालूम है, लिखते थे यहाँ पर कि रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ कैथोड, जिसको हम पहले केवल रिडक्शन पोटेंशियल कहा करते थे, उसी रिडक्शन पोटेंशियल को आप किस नाम से पुकारेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ नीचे लिख देते हैं, यानी SRP ऑफ कैथोड, दैट्स इट, क्लियर है। आ रही है बात समझ में। एनोडिक सेल के लिए देखो, अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तब तक स्टैंडर्ड वर्ड यूज करिए, तब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलिए। अगर ये कंडीशन नहीं है, कोई भी एक कंडीशन चेंज होगा, ऐसा नहीं सब चेंज हो, कोई भी एक अगर बदल जाएगा, कोई भी एक या सब बदल जाएगा, तो स्टैंडर्ड नहीं बोलना है, तो केवल सीधे उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलना है, या उसको केवल हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। हम एक के लिए समझा रहे हैं, दूसरे पर उसी तरह लागू करना है, ठीक है। अगर मान लो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ये है, टेम्परेचर ये है, ठीक है, अगर गैसेस है तो इस प्रेशर को भी मेंटेन करेगा। इस कंडीशन पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का निकालेंगे उसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। और इसी कंडीशन पर अगर हम कैथोडिक सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो उसी रिडक्शन पोटेंशियल को अब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। अदर देन दिस कंडीशन, एनी वन ऑफ दीज, एनी विल बी चेंज, अगर कोई भी चेंज होता है तो स्टैंडर्ड वर्ड नहीं बोलना है, केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल इस्तेमाल करेंगे सबका। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला है, चूंकि बुक्स में जो है क्या है ना कि सारा जो पोटेंशियल का वैल्यू लिखा हुआ है, सारे पोटेंशियल का जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल पूरे सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल वाले फॉर्मूला को कंसीडर करते हैं। लेकिन साइन हम बदल करके, साइन बदल देंगे तो उसके वैल्यू को तो हम लिख भी सकते हैं साइन बदल करके, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलो इसको हम एक उदाहरण समझने की कोशिश करता है। देखिए इसको मिटा देते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, इसी पर बोर्ड में मिटा लेते हैं। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ, फिर से एक क्वेश्चन के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हम सेल्फ पोटेंशियल जो निकालते हैं, इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ जो दो लिखे थे उसका भी कर सकते हैं। तीनों केस में एक ही बात कैसे आएगा वो समझिए। देखो यहाँ देखो एक सेल लिखा हुआ है, एक सेल है, ये पूरा का पूरा सेल है, गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं साफ साफ यहाँ पर कि Zn सॉलिड है, ठीक है, Zn से Zn2 प्लस बना, ठीक है। अभी जो मैं आपको समझाने रहा हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ मिस करेंगे फिर चौपट हो जाएगा। Zn Zn2 प्लस में चेंज हुआ, फिर इधर देखो ये साल्ट ब्रिज है, यहाँ जो सॉल्यूशन है Zn का, यानी जिंक के जो कंटेनर में लिए थे जिंक सल्फेट 1 ml लिए, 1 मोल पर लीटर, ठीक है। राइट साइड जो कैथोडिक सेल है, चूंकि हम जानते हैं इस साल्ट ब्रिज है,
क्या है साल्ट ब्रिज। ऑलरेडी हम रिप्रेजेंटेशन सिखा चुके हैं आप लोग को, बार बार इस चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बाईं तरफ एनोड, दाहिनी तरफ कैथोड, टेम्परेचर 298 केल्विन मेंटेन रखना पड़ता है। अधिकांश केस में क्या होता है, क्या है ना कि अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकालते हैं तो टेम्परेचर 298 रखते हैं, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कंडीशन चेंज भी कर देते हैं ना, तो जनरली केस में देखा क्या जाता है कि टेम्परेचर 298 ही रखा जाता है, ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन बदल दिया जाता है बार बार, तो वो आपका स्टैंडर्ड नहीं कहलाता है। यानी नॉन स्टैंडर्ड केस में भी जनरली ऐसा होता है कि टेम्परेचर 298 ही रखता है और केवल कंसंट्रेशन बदल दिया जाता है। अधिकांश केस में ऐसा, हम ये नहीं कहते हैं केवल कंसंट्रेशन बदलना होता है, टेम्परेचर भी बदल सकते हैं। यानी कंडीशन स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो, अधिकांश केसेज में टेम्परेचर 298 ही रखा गया है एक्सपेरिमेंट के दरमियान, कंसंट्रेशन बदल दिया जाता है बार बार। अगर कंसंट्रेशन 1 m लेंगे तो स्टैंडर्ड मानेंगे, कंसंट्रेशन चेंज कर दिए 1 m से और टेम्परेचर 298 ही रहने देते हैं, उसको नॉन स्टैंडर्ड मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप 1 m टेम्परेचर मैंने पहले ही रख दिया है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पर दिया हुआ है। ये भी पूरा सेल है स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही है, ठीक है। तो अब देखो इसी और समझ लो, एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिसको हम EOP लिखते हैं, यहाँ पर नॉट लगा देंगे ऐसे करके, ये O नहीं है, ये नॉट है, इसको नॉट पढ़ना है, ये सिंबल है स्टैंडर्ड केस में, ठीक है। इसी प्रकार रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E0RP, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड स्टैंडर्ड केस में, ठीक है। वही नॉन स्टैंडर्ड केस होगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, इसको आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहिए, इसको आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहिए, SRP SOP, ठीक है। और ये बात समझ में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, है ना, हम S नहीं लगाएंगे, केवल क्या लिखेंगे, OP ऑफ एनोड्स, इसको लिखेंगे EOP, यहाँ नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ नॉट नहीं लिखेंगे, बस स्टैंडर्ड में नॉट लगना है, नॉन स्टैंडर्ड में नॉट नहीं लगाना है। स्टैंडर्ड यहाँ SOP, यहाँ सिर्फ OP लिखे हैं। यहाँ RP ऑफ कैथोड जो लिखेंगे वो किसको दर्शाएंगे, ERP, यहाँ भी नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ भी नॉट नहीं लगाएंगे, है ना, ये बात भी याद रखना है। रिप्रेजेंटेशन बदल जाता है, थोड़ा बोलने का टेक्निक हमारा चेंज कर जाता है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में केवल रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को EOP लिखेंगे, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को ERP लिखेंगे। वहीं स्टैंडर्ड कंडीशन में एनोड के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को E0OP लिखेंगे, या इसी को लिखते हैं हम E0 एनोड, है ना, या इसी को लिखते हैं E0 कैथोड, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे E एनोड, यहाँ लिखेंगे E कैथोड, क्लियर है। चलिए, तो टेम्परेचर यहाँ 298 है, कंसंट्रेशन 1 m है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। यहाँ जो है कंडीशन जो है, एयर कंडीशन इज क्या है, स्टैंडर्ड, है ना। कैसे पता चला, टेम्परेचर 298, कंसंट्रेशन यहाँ भी 1 m, यहाँ भी 1 m, यही वैल्यू आप देखिएगा। इसी कंडीशन पर पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसी कंडीशन पर मान करके निकाला गया वैल्यू सब, ठीक है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का निकाला गया, रिडक्शन पोटेंशियल का निकाला गया, लेकिन सीरीज में जो है, जो रिडक्शन जिसका कैथोड था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल निकला, उसका पॉजिटिव वैल्यू रहने दिया है। एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या किया कि जब रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा तो साइन बदल दिया। यानी उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका आप निगेटिव वैल्यू देखते हैं, निगेटिव वैल्यू हाइड्रोजन के ऊपर या नीचे जो भी निगेटिव वैल्यू है वो सब एनोड है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव लिखा हुआ है। सारा वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव रहा होगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, इसलिए सारा एनोड कहलाता है, ठीक है। और जिसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो सब कैथोड कहलाता है। अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, देखिए अभी पूरा और वीडियो बनना बाकी है, सबको समझ में आने लगेगा तुमको, है ना। अब समझो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में E0 Zn/Zn2 प्लस
इक्वल टू 0 पॉइंट पॉजिटिव में 0.76 वोल्ट, ठीक है, एंड E नॉट Cu ऑब्लिक Cu2 प्लस इक्वल टू माइनस, या चलो जैसे मैं लिख सकते हैं किसी भी तरह से, माइनस 0.34 वोल्ट, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ समझ लीजिए सवाल कैसे बनाना रहता है। फिर जितनी बात को मैंने आज समझाया है उस सब को मैं लिखा दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब जरा बताइए कि यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया हुआ है, एक एक करके समझेंगे। ये जो वैल्यू दिया हुआ है और ये वैल्यू जो दिया हुआ है, दोनों के बारे में समझिए कि किसका वैल्यू दिया हुआ है, बहुत बताइए। हमको तो ये पता है कि ये एनोड है, ठीक है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है जिसके SO3 का वैल्यू होगा पॉजिटिव, ठीक। इधर क्या है? कैथोड। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, है ना। तो इसके SRP का वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना। इतनी बात समझ गए? अभी देखिए फटाक फटाक आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, है ना। अब जरा बताओ कि ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये क्या दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है, एक लाइन में समझो क्या दिया हुआ है, समझिए क्या गिवन है, बोलिए तो क्या गिवन है ये, ध्यान से सीख लो, ठीक है। यहाँ मेटल है, ये फेस सेपरेशन ये लाइन है। मेटल से मेटल आयन दर्शाया गया है, मेटल से मेटल आयन दर्शाया गया। अगर हम इस प्रकार लिखेंगे स्टैंडर्ड, ये नॉट है स्टैंडर्ड है, समझ जाएंगे दिया हुआ वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। यानी ये जो गिवन वैल्यू है ना, यहाँ जो एयर जो गिवन वैल्यू है वो SOP ऑफ एनोड है, SOP ऑफ एनोड है ये वैल्यू, प्लस 0.76 वोल्ट इस हाफ सेल का, ठीक है। क्योंकि ये एनोड की तरफ इसलिए एनोड बोले हैं। ये वैल्यू किसका है? SOP का वैल्यू, ये SRP नहीं है, इसके SRP का वैल्यू तो बदल जाएगा। अगर इसका SRP लिखे ना, SRP के टर्म में लिखेंगे ना तो E नॉट ये इधर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तब Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। ऐसे अगर लिखा हुआ है कि मेटल आयन में मेटल फिर लाइन फिर मेटल आयन, तो समझ जाएंगे लिखा हुआ वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है। मेटल आयन में चेंज होता है, तो मेटल आयन में कैसे चेंज होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करके। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो समझेंगे ये गिवन वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है। चूंकि हम जानते हैं कि इस पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड तो यहाँ एनोड था और उसका वैल्यू पॉजिटिव में लिखा हुआ है, तो एनोड का वैल्यू पॉजिटिव मतलब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू। उस स्थिति में मेटल पहले आयन बाद में दिखाता है। लेकिन अगर इसी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पूछ दे कि इसी हाफ सेल का जो इधर वाला हाफ सेल है, एनोडिक हाफ सेल है, उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बताओ, SRP का वैल्यू बताओ, तो इस स्थिति में क्या करेंगे मालूम है कि जो लिखने का तरीका है ना, लिखने का तरीका ये बदल जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू के केस में क्या होता है, मेटल पहले आयन बाद में लिखाता है। रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में अगर हम इसके वैल्यू को लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आयन पहले लिखेंगे मेटल बाद में। देखिए यहाँ पर ध्यान से बदल गया, मेटल आयन पहले ये बाद में। अब क्या करते हैं, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। दैट्स इट, क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब जरा इसके बारे में समझिए, आप बताइए यहाँ क्या दिया हुआ है, बोलिए, यहाँ लिखा है, बोलिए क्या दिया हुआ है। कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड तो कैथोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है पॉजिटिव, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है पॉजिटिव। यहाँ पर कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, नेगेटिव। इसका मतलब क्या समझिएगा कि दिया हुआ वैल्यू जो है यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल का है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। ऑब्वियसली आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। इस सेल जो है ना, सेल दिया हुआ है तब हम ये समझ पा रहे हैं। अगर ऐसा सेल नहीं दिया रहता
तो आप कैसे समझते हैं कौन एनोड है कौन कैथोड है? ठीक है, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे समझाएंगे। पूरा इंटरकनेक्टेड है, काफी इंटरेस्टिंग है, खूब इंटरेस्ट एंजॉय करिए। देखो यहाँ पर पहले इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है? आइए, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये आपका ये दिया हुआ ना, क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम समझ पा रहे हैं कौन कैथोड है कौन एनोड है। अगर किसी क्वेश्चन में केवल ये वैल्यू दे दिया जाए, केवल ये वैल्यू दे दिया जाए, ठीक है, तब पूछा जाएगा बताओ अब पहचानो कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो वहां भी हम आसानी से पहचान सकेंगे। अभी उसका भी सीखेंगे सारा टेक्निक सर। फिलहाल यहाँ पर जो अभी आपके सामने समस्या उसको देखिए, ये जो आपका यहाँ दिया हुआ है ये गिवन है, ठीक है, गिवन वैल्यू जो है किसका है बताओ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है कि रिडक्शन पोटेंशियल का है? यहाँ देखो क्या ये गिवन, यहाँ हियर जो गिवन वैल्यू है क्या है मालूम है? SOP ऑफ कैथोड। कैसे पता चला? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होना है हर हाल में। तो कैथोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। यहाँ कॉपर तो कैथोड है और उसका माइनस वैल्यू लिखा गया है, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू रहता तो पॉजिटिव रहता। नेगेटिव होने का मतलब ही है कि ये इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। ऐसे देख लीजिए आप यहाँ पर, है ना, कैसे लिखा हुआ है देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। देखो मेटल जो है, यहाँ मेटल है, यहाँ मेटल आयन है, मेटल आयन। ये जो है ना लिखता है, ऐसे जो लिखने का तरीका है ना, ये दर्शा देता है कि लिखा हुआ वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है। तो अगर इस लाइन के बाईं तरफ मेटल हो, दाहिनी तरफ आयन हो, बाईं तरफ मेटल दाहिनी तरफ आयन, तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू समझा जाता है। जैसे यहाँ भी देखिए मेटल फिर आयन यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मेटल आयन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसका अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लिखेंगे, SRP का अगर वैल्यू पूछेंगे, ठीक है, कैसे दर्शाएंगे इसको मालूम है? E0 Cu2 प्लस पहले Cu बाद में, आयन पहले मेटल बाद में, आयन पहले मेटल बाद में, किसको दर्शाता है? रिडक्शन को। मेटल पहले आयन बाद में, किसको दर्शाता है? ऑक्सीडेशन को। तो मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है। क्योंकि नॉट लगा हुआ है तो स्टैंडर्ड बोलना ही है, यहाँ नॉट लगा हुआ मतलब स्टैंडर्ड बोलना है। बोलो क्या हो जाएगा वैल्यू? प्लस 0.34 वोल्ट। दैट्स इट, क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई अभी, ठीक है? इसको एक बार अच्छे ढंग से देख लीजिए। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस चीज का, है ना, ये भी नोट करना, अभी सवाल नहीं बना है। अभी तो जस्ट गिवन वैल्यू का क्या क्या मतलब हो सकता है, क्या इस गिवन वैल्यू का मतलब समझते हैं, वो केवल हम अभी बोर्ड पर लिखे। अभी सवाल नहीं बना है कि पूरे सेल का मैंने सेल पोटेंशियल नहीं निकाला है ना। क्वेश्चन क्या मालूम है? EMF ऑफ सेल क्या होगा, यानी सेल पोटेंशियल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। फटाक से इसको जल्दी से अपलोड कर लीजिए, है ना। इसको मिटाते हैं, फिर इसको भी और समझाएंगे। चलिए, अब क्या करते हैं लोग? सेल पोटेंशियल या EMF निकालते हैं, है ना, तीनों फार्मूला लगा करके, और देखिए सेम ही वैल्यू आएगा, ठीक है। एकदम केयरफुली इस चीज को समझिए। इधर मैंने मिटा दिया, थोड़ा इधर घुमा देता हूं मैं इसको, आइए देखिए, ठीक है। तो अगर हम सेल पोटेंशियल निकालेंगे E0 सेल, इसको आप क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला गया है ना। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहिए, या इसी को हम स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं EMF, स्मॉल में भी लिखते हैं, आदत स्मॉल में बना हुआ तो स्मॉल में लिख देते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे देखो, तो क्या फॉर्मूला है बताओ? E0 RP ऑफ कैथोड, RP ऑफ कैथोड माइनस E0 RP ऑफ एनोड। पूरा भी लिख देते हैं, आप इसका सिंबॉलिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। RP ऑफ कैथोड माइनस RP ऑफ एनोड, यही फॉर्मूला हमारे फेमस में है, हम बार बार बोल चुके हैं। रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लेना है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू भी जनरली रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही रहता है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही रहता है।
जैसे हमने अभी ये सवाल लिखा था ना, उसमें दिया गया वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में दिया हुआ था। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का ही वैल्यू दिया रहता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ही वैल्यू दिया रहता है। अभी गिवन क्वेश्चन में मैंने ऐसा ही किया है यहाँ पर। तो कैसे पहचानेंगे कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का दिया हुआ वैल्यू, फिर रिडक्शन पोटेंशियल का दिया हुआ वैल्यू? आसान तरीका तो अभी समझाए ना। यहाँ देखिए, लिखने का जो तरीका है, यहाँ इससे पहचान जाते हैं कि मेटल पहले आयन बाद में। तो समझिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू लिखा हुआ है, मेटल पहले आयन बाद में, समझ लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल जब लिखेंगे तो इसको पहले इसको बाद में दर्शाना रहता है। जैसे इसी को देखिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ देखो मेटल पहले आयन बाद में, यहाँ आयन पहले मेटल बाद में, साइन बदल दिए। यहाँ भी वही काम किए हैं, मेटल पहले आयन बाद में, उलट दिए इसको, आयन पहले बाद में, वैल्यू चेंज हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इस केस में हमेशा याद रखना है कि अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे, इफ द गिवन वैल्यूज आर इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इन सच केस reduction potential, standard reduction potential of cathode always becomes larger than या greater than the value of standard reduction potential of anode, always। अगर नहीं है तो समझिए वो सेल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? कि यहाँ जो सेल पोटेंशियल निकालेंगे, अगर ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है तो ही समझिए ये सेल सही है, तो ही सेल ये सही माना जाएगा कि ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा, या ये सेल एग्जिस्ट करता होगा। अगर सेल पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव आ जाए, अगर आप मान लीजिए गलती से निगेटिव निकाल लीजिएगा, तो थोड़े ना कहिएगा सेल ही गलत हो गया, सेल ही संभव नहीं है। तब आप बता सकते हैं जब आपके द्वारा निकाला गया वैल्यू पर आपको कॉन्फिडेंस हो कि मैंने जो वैल्यू निकाला एकदम सही निकाला। जैसे हम क्या कर रहे थे, एग्जैक्टली साफ क्लियरली सारे वैल्यू अपने सामने लिख दिए हैं। अब बहादुरी हमारी यहाँ पर यही है आपकी, इसको सही यहाँ प्लेस करें। दैट्स इट। चलो देखो, अब आप ही बोलिए यहाँ पर कितना आएगा, बोलिए, है ना? आपको देखिए कि जब हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिख दिए यहाँ पर, दोनों सेल जो है कैथोडिक सेल, एनोडिक सेल, कैथोडिक सेल, है ना? ये हो गया आपका एनोडिक सेल, कैथोडिक सेल। वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ये एसआरपी का वैल्यू है, ये भी एसआरपी का वैल्यू है। तो दोनों एसआरपी में कौन बड़ा दिख रहा है आपको? ये माइनस में, प्लस में, बड़ा नहीं दिख रहा है आपको। ये तो बोल रहा है आपको कि इन ए सेल एग्जिस्टिंग, अगर सेल एग्जिस्ट करेगा, SRP ऑफ कैथोड बड़ा होगा SRP ऑफ एनोड से, है ना? इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि जो सेल था लिए थे हम, इधर जिंक का था, इधर कॉपर का इलेक्ट्रोड था, इसको एनोडिक सेल बोलते हैं, इधर कैथोडिक सेल बोलते हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है? एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो। करंट का फ्लो किधर होता है? कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। दैट्स इट। यही तो हमारे समझने के लिए काफी है कि सीरीज में लिखा हुआ वैल्यू SRP का है, तो कैथोड का SRP बड़ा होगा, एनोड का SRP छोटा होगा, तो ही तो करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, है ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी बात? चलिए, इसी चीज को यहाँ दर्शाया गया है कि कैथोड का SRP ज्यादा होगा एनोड के SRP से। कैथोड का ज्यादा होगा तो ही कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होगा। दैट्स इट। क्लियर है यहाँ पर, है ना? चलिए वैल्यू पुट कीजिए। कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का सर कहाँ गया, ये आपका कैथोड है। कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.34, यानी कि पॉजिटिव 0.34 वोल्ट माइनस, ठीक है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -0.76, -0.76। क्या लिखेंगे यहाँ पर? -0.76 वोल्ट। माइनस माइनस प्लस दोनों को सम कर दीजिए, 1.0 वोल्ट, है ना? यानी जो हम पिछले क्लास में डेनियल सेल बनाए थे, डेनियल सेल एक्चुअली जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड वाला जो है ना, इसी को डेनियल सेल ही कहा जाता है। जिंक और कॉपर का जो मैं पिछले 2 वीडियो में, अभी वाले वीडियो में फिगर बनाया था पीछे, वो एक्चुअली डेनियल सेल का ही है, ठीक है?
आ रही बात समझ में? तो उस डेनियल सेल का जो सेल पोटेंशियल है, पूरे सेल का ईएमएफ जो है कितना होता है? 1.1 वोल्ट। एक तो ऐसे निकाले, चलिए आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो ई नॉट सेल, ऊपर वाले में क्या किए हैं हमने? दोनों स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लिया। अगर दोनों हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ले, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, तो क्या करेंगे? सोचिए क्या करते हैं, बोलिए। तो दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का लेंगे तब ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। चलिए यहां भी वो भी दिखाएगा, गलती से दिखाएगा। यही फॉर्मूला है, देखिए कि अगर हम दोनों हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, दोनों हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऐसी स्थिति में कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को घटा करके, माइनस करके आप सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों वैल्यू हमको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का लेने का मन हुआ, तब मान लीजिए हम दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो भी वैल्यू वही आएगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे वहां पर? एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से कैथोड के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस करेंगे, ठीक है? तो बताओ एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ कहाँ है, बोलो तो? इस पूरे वैल्यू में एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ, यहाँ, यहाँ नहीं, ये है। देखो ये जो गिवन लिखे हैं यहाँ पर, गिवन वैल्यू, ये जो गिवन वैल्यू है एसओपी ऑफ एनोड है, एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मेटल आयन में यहाँ दिख रहा है ना? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ना कि ये वैल्यू एग्जिस्टिंग के लिए, ठीक है, एस आर पी ऑफ कैथोड जो होगा बड़ा होगा एस आर पी ऑफ एनोड से। पहली बात, इस केस में क्या होगा वो ध्यान रखिए, हम लिख देंगे यहाँ पर, पहले वैल्यू बैठा लेते हैं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म अगर हम लिखेंगे, स्टैंडर्ड बोल देते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड अंडरस्टूड है कि नॉट लगा हुआ है, स्टैंडर्ड होगा ही। तो एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 पॉजिटिव में 0.76 वोल्ट माइनस कैथोड का, ये वैल्यू बताओ, ये कौन सा वैल्यू है? कैथोड के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है, ये वैल्यू कैथोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्या करिएगा यहाँ पर? माइनस 0.34 वोल्ट है ना? इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, बोलो? माइनस माइनस प्लस, फिर दोनों को जोड़िए उतना ही रह जाएगा, 1.10 वोल्ट, ठीक है? तो ऐसा केस में क्या याद रखना है, देखो कि एसओपी ऑफ एनोड जो होगा, है ना, बड़ा होगा एसओपी ऑफ कैथोड से, ठीक है? और ये बात समझ में, ये याद रखना है। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंसीडर करके सवाल बनाएंगे, एनोड का कैथोड का दोनों का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में ही वैल्यू बैठा के सवाल निकालना चाहते हैं, सेल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि एनोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल कैथोड के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। अगर हम दोनों का एसआरपी का वैल्यू लेना चाहते हैं, ठीक है, तब निकालना चाहते हैं सेल पोटेंशियल, तो इस बात का ख्याल रखना है कि कैथोड का एसआरपी का वैल्यू बड़ा होगा एनोड के एसआरपी के वैल्यू से, ठीक है? और तीसरा फॉर्मूला, अब बताइए एनोड पर इतना हुआ कि हम दोनों को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिए, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिए, अब चाहते हैं कि जिस हाफ सेल पर जो भी हुआ है उसी के टर्म में लें। जिस हाफ सेल पर जो भी हुआ है, जिस हाफ सेल पर जो भी हुआ, मतलब एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लीजिए। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या बताया था? दोनों को जोड़ देना रहता है, तो क्या लिखेंगे बोलो? ई नॉट सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? ई नॉट ओपी ऑफ कैथोड, सॉरी एनोड, प्लस ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड, है ना? अगर हम दोनों एसआरपी का वैल्यू लेंगे, एसआरपी का दोनों वैल्यू, एनोड का भी कैथोड का भी, वहां माइनस करना है। अगर एनोड कैथोड का हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू लेंगे दोनों का, तो भी माइनस करना है फॉर्मूला में। लेकिन अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो जोड़ देंगे, तो प्लस लिखे हैं। अब बताओ
एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? ये तो एनोड है, क्योंकि बाईं तरफ जिंक वाला है, ये एनोड कहलाएगा, तो जिंक वाला लेंगे। ये वैल्यू बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है कि रिडक्शन पोटेंशियल का? ये वैल्यू है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है। कैसे? मेटल मेटल आयन में चेंज हुआ है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। कितना है? पॉजिटिव में कितना? 0.76 था। प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल देखें, क्या ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है? यहाँ तो मेटल मेटल आयन में चेंज हुआ है, ये ऑक्सीडेशन को दर्शाता है, ये भी ऑक्सीडेशन का है। अब हमको कैथोड का रिडक्शन वाला वैल्यू लेना है, तो कैथोड का रिडक्शन वाला वैल्यू देखिए, कैथोड के रिडक्शन वाला वैल्यू कितना है? प्लस 0.34 वोल्ट। यहाँ 0.34 वोल्ट लेंगे, दोनों को सम अप करेंगे तो 1.10 वोल्ट। ठीक है, देखिए तीनों स्थिति में आपका 1.10 वोल्ट ही आया है। ये आपको सोचना है कि मेरा दिया गया वैल्यू क्या है और हम कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करके बनाना चाहते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर E नॉट Rp ऑफ कैथोड है, यहाँ पर आप बैठा दीजिएगा, मान लीजिए कि प्लस में ऐसे करके बैठा दिए -0.34 वोल्ट। मान लीजिए गलती से हमको यहाँ माइनस बैठ गया, गलत हो गया आपका, यहाँ प्लस माइनस माइनस से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.42 आ जाएगा। गलत आ गया आंसर ना, है ना? ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मूला बैठा दिए सही सही वैल्यू ही गलत पुट कर देंगे, वैल्यू गलत पुट कर दीजिएगा तो सोचो 1.10 के जगह पर 0.42 आ रहा है। मान लो यहाँ हम सही बैठाए, है ना, 0.34 बैठाए, 1.1 आया, यहाँ सही बैठा है, यही गलत बैठा दिए, माइनस में बैठा दिए अगर मान लो, या इसमें से इसको हटा दिए, उल्टा पुल्टा कुछ भी करिए। देखो 1.10 लाने का कई सारा मेथड है, देखो आपके सामने। हम इसको पहले इसको बाद में लिख के भी ला सकते हैं, गलत हो जाएगा। इसको पहले इसको बाद में लिख के भी ला सकते हैं तो भी गलत हो जाएगा। अरे यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बैठाना है एनोड का, इसका वैल्यू क्यों बैठाएंगे? इसके नीचे इसका वैल्यू बैठाएंगे, इसके नीचे इसका वैल्यू बैठाएंगे विद एप्रोप्रिएट साइन। समझ में आ रहा है? तो सेल पोटेंशियल निकालने का जो कुछ बेसिक फंडा है, बेसिक रूल है, वो समझ लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि गिवन वैल्यू किस चीज का दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल का कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, पहला ये चीज पहचानना है। अगर हमारा मूड है कि हम सवाल को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म बना लें, ये हमारा सबसे एक्सेप्टेड है कि बुक्स में इसी सब मेथड को लिखा जाता है, यही अप्लाई करना भी रहता है, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया है कि पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यू लिखा हुआ है वो सब एसआरपी का ही वैल्यू लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का है, इसलिए मेनली इसी को एक्सेप्ट करेंगे, इस सब को नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ये भी मेथड हो सकता है, इससे भी तो बना ही सकते हैं ना सवाल को। क्लियर है? अरे बस में तो यहाँ क्या करना है कि फॉर्मूला सही सही लिख करके वैल्यू भी सही सही पुट करना है। ये माइनस छूट गया तो कुछ और आंसर आ जाएगा, सोच लो माइनस में तब तो आ जाएगा, तो गलत हो गया ना। अगर मान लो कि माइनस हमारा छूट गया, मान लीजिए ये वैल्यू तो हमारा माइनस में आ जाएगा, -0.42 वोल्ट हो जाएगा। बस जैसा ही ये वैल्यू माइनस में आएगा, सेल पोटेंशियल अगर माइनस में आ जाए तो सीधी समझ लेना है ये सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सेल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सेल पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा अगर सेल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर नेगेटिव आता है मैथमेटिकली कैलकुलेट करने पर तो सीधे समझिएगा कि वो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका रिवर्स सेल एग्जिस्ट कर सकता है, रिवर्स सेल एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब ये जो कैथोडिक जिसको माने थे ना वो एनोडिक हो जाएगा, जो एनोडिक माने थे अगर वो कैथोडिक हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। यानी नेगेटिव आने का मतलब है किसी भी सेल का अगर सेल पोटेंशियल नेगेटिव आए तो इसका सीधी सी मतलब समझना है कि वो सेल संभव नहीं है, उसका उल्टा सेल संभव हो पाएगा। नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव में ऐसा नहीं सोचना, अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो समझेंगे वो सेल एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स इट। क्लियर है? अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें और सीखना है, अभी चलते चलिए कहाँ कहाँ गलती की संभावना है, कैसे कैसे बनाएंगे सब सोचते चलिए। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए।
और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ फिर से यहाँ पर कि अगर आपको समझने में कहीं परेशानी होती है, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, चूँकि हम इसको तोड़ के नहीं बना सकते, पूरा एक ही कॉन्सेप्ट है, अलग अलग वीडियो में देंगे तो फिर हो सकता है हमको, मेरा लगता है ऐसा कि एक बार पूरा समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा फुर्सत में समय निकाल के, है ना, अगर आप पूरे वीडियो को एक बार नहीं देख पाए हैं, अभी आपको मेरा मैसेज मिल रहा है ना, चूँकि लास्ट में इस मैसेज को मैं कन्वे कर रहा हूँ आप लोगों से, तो ऐसा तब क्या कर रहा है ना कि पूरे इस वीडियो को समय निकाल करके, फुर्सत निकाल करके एक बार पूरा सुनिए, समझिए पूरे को, देखिए कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ, अगर पूरे वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं, अगर आपको बार बार सुन के भी समझ में आ रहा है, जैसे भी समझ में आना चाहिए, नहीं आती है तो एक बार आप सुनिए, पूरे फुर्सत निकाल करके इस वीडियो को देखा करके। पीछे वाले वीडियो को लेकिन ध्यान में रखना होता है, उसी पर आधारित आपका ये वीडियो है। पीछे वाला वीडियो अगर क्लियर नहीं है थ्योरिटिकल, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोनों को कनेक्ट करके समझना है। क्लियर? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों मैं आपको एक छोटी सी बात और भी समझाता हूँ अभी, ठीक है, जो कि आसान है, तुरंत समझ सकते हैं आप। अभी देखिए ये जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ इस प्रकार, इसको क्या बोलते हैं, ये बोलिए क्या लिखा हुआ है, मालूम है? ये एक्चुअली कहलाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इसी का कहेंगे कि सेल रिएक्शन लिखो, सेल रिएक्शन लिखो, ठीक है, सेल रिएक्शन लिखो, है ना, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब आइए देखिए, देखो इसमें कैसे, बहुत आसान है। Zn से Zn2+ बना, ठीक है, क्या बना देखिए, जो बना है ना, जिससे जो बना है, जिससे बना, जिससे लेफ्ट साइड, जो बना राइट साइड, यही तो रिएक्शन कहलाता है। जो लेते हैं वो लेफ्ट में होता है, जो बनता है वो राइट में लिखते हैं। दैट्स इट, क्लियर है? तो बताइए Zn लिए, Zn से क्या बनता है? Zn2+, तो Zn यहाँ हो जाएगा रिएक्टेंट, ठीक है। साल्ट ब्रिज दाहिनी तरफ, इसमें क्या है, ये लिए हैं, ये बना है, ये रिएक्टेंट कहलाएगा Cu2+ aqueous, एरो देंगे, ठीक है। Zn से क्या बना था? Zn2+, तो 2+ बना है तो ये प्रोडक्ट कहलाएगा। राइट साइड में क्या लिखेगा? Zn2+ aqueous, और क्या बना? यहाँ ये रिएक्टेंट है, इससे ये बना है, ये प्रोडक्ट कहलाएगा Cu सॉलिड। बस देखो कितना आसान था, है ना? ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट नहीं समझना है बेटा, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ये साल्ट ब्रिज है, बाईं तरफ एनोडिक, दाईं तरफ कैथोडिक सेल कहलाता है ना? तो यहाँ ये बाया दाया नहीं बोलना है, तो ये सर इसको ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, Zn से बना, सॉरी Zn+ Zn2+, एरो देके Cu2+ Cu, ऐसे लिखेंगे। अगर हम दोनों को बाईं तरफ लेते हैं, दोनों को दाईं तरफ लेते हैं, तो क्या लिख रहे हैं? Zn से Cu कैसे बन गया? सेंसलेस है ना, ये दिख रहा है ना आपको, सेंसलेस है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे तो लिखना नहीं ना, क्या करेंगे? ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है? चलिए छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, मैं सेल रिएक्शन लिखता हूँ, आप उसका सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस aqueous, इससे बना आपका, है ना, क्या बन गया बोलो? Cu2+ प्लस, यहाँ ये aqueous कर देता हूँ उसको, प्लस 2Ag सॉलिड। क्या है बता? ये सेल रिएक्शन है, किसी का सेल रिएक्शन ये लिखा हुआ है ना, बता सोचो, किसी सेल रिएक्शन को हमने लिख दिया यहाँ पर। अब कहेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन करो, सेल रिप्रेजेंटेशन। आप में से कितने बच्चे सेल को रिप्रेजेंट कर पाइएगा? बोलिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? साल्ट ब्रिज ले लेते हैं, साल्ट ब्रिज है, तो कितना आसान है, तुरंत समझ में आएगा। क्या ये साल्ट ब्रिज? Cu से Cu2+ बना, तो बाईं तरफ हम एनोड लेते हैं ना, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। दाहिनी तरफ क्या लेते हैं? कैथोड, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन।
अब खुद यहाँ पहचानिए कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन हो रहा है। इसको देखिए और इसको देखिए, यहीं से ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ जाता है। Cu से Cu2 प्लस बना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, तो 0 से +2 हो गया, ये क्या कहलाया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और ऊपर वाले में क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो जो ऑक्सीडेशन हुआ है वही ना एनोड कहलाएगा। जानते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी Cu से Cu प्लस का बनना एनोड प्रोसेस है, और Ag प्लस से Ag का बनना क्या कहलाएगा, कैथोडिक प्रोसेस, कैथोड। तो साल्ट ब्रिज के बाएं तरफ हम क्या लिखते हैं, एनोड लिखते हैं ना, एनोड कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर एनोड है ये, है ना। इस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ क्या हुआ, Cu से Cu2 प्लस बनाना, तो साल्ट के ब्रिज के बाएं तरफ वही लिखेंगे, Cu सॉलिड सिंगल लाइन, Cu2 प्लस एक्वस। ये क्या एनोड पर का प्रोसेस। कैथोड पर क्या हुआ ये बताइए, कैथोड पर क्या हुआ, Ag प्लस Ag में चेंज होगा। यहाँ पहले ये लिखेंगे, है ना, तो Ag प्लस, यहाँ ये 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 केवल रिएक्शन में लिखाएगा बैलेंस करने के लिए। यहाँ 2 3 4 नहीं लिखना है, एक्वस फिर एक लाइन फिर Ag यहाँ पर सॉलिड, है ना। जब सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 3 जो हम बैलेंस करने के लिए नंबर लगाते हैं उसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो रिएक्शन में लिखाएगा। यहाँ केवल क्या लिखाना है, साल्ट ब्रिज के बाईं तरफ मेटल मेटल आयन में चेंज होता है, दाहिनी तरफ मेटल आयन मेटल में चेंज होता है। दैट्स इट, क्लियर तो है। ये कैथोड पर यही होगा ना, कैथोड पर दाहिनी तरफ वाले सेल में कि मेटल आयन इलेक्ट्रॉन ले लेकर के इलेक्ट्रॉन पर जमा होते चला जाता है। दाहिनी तरफ बाईं तरफ क्या होता है, कि मेटल का जो रॉड है ना, वो ऑक्सीडाइज हो करके सॉल्यूशन में चला जाता है, तो मेटल आयन में चेंज होता है, आयन यहाँ मेटल में चेंज होगा। वही रिएक्शन की बात करेंगे तो ये और ये रिएक्टेंट, ये और ये प्रोडक्ट्स। दैट्स इट, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए इस पर एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक और, है ना। आप देखिए, अगर मान लेते हैं हम गिवन लिख दिए E0 Ag plus oblique Ag equal to 0.80 volt and E0 Cu2 plus oblique Cu equal to 0.34 volt। ठीक है, चलिए मैं दे दिया यहाँ पर गिवन दे दिया और आपसे पूछ दिया कि बताओ E0 सेल या स्टैंडर्ड EMF, या इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड EMF, इस सेल का क्या होगा। ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन है, सेल दे दिया, ठीक है, और उस सेल के इसका यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया। आपको पहचानना है कि दिया गया वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है कि रिडक्शन पोटेंशियल का है, मेरे को कौन फॉर्मूला अप्लाई करना है, उस हिसाब से वैल्यू को यहाँ पर डाल लेना है। हमको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसी हिसाब से ना वैल्यू को यहाँ पर सोचेंगे। दैट्स इट, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, है ना। और सॉल्व करने के लिए क्या क्या दिया देखो, ठीक, आप यही में देखो कि किसका वैल्यू दिया हुआ है, बताइए दोनों वैल्यू किसका दिया हुआ, यहाँ से इधर E0 Ag प्लस ऑब्लिक Ag 0.80 वोल्ट है, और वहीं आप ये ऐसे कर लीजिए, और E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu 0.34 वोल्ट है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा तो घुमा देता अगर। चलिए देखिए अब, ठीक है, अब देखो लिख दिया, यही वैल्यू गिवन है ना। अब बताइए कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, खुद से पहचानने की कोशिश करिए कौन सा वैल्यू गिवन है। अगर आप पहचान लेते हैं तो सवाल बना लीजिएगा, नहीं पहचान पाते नहीं बनेगा सवाल। बोलिए किसका वैल्यू दिया हुआ, ये हम कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं पहले ये बोलो, है ना। तो जो फेमस फॉर्मूला है, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जो एक्सेप्टेबल है, रिडक्शन पोटेंशियल वाला, उसी टर्म में दोनों को ले जाना हम लोग को, ठीक है, कोशिश करिए। चलो देखो, अगर हम E0 सेल, हम फार्मूला पहले लिख देते हैं, E0 सेल निकालना है तो क्या करेंगे, E0 Rp ऑफ कैथोड माइनस E0 Rp ऑफ एनोड,
दैट्स इट। हम जानते हैं चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही सारा वैल्यू दिया रहता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे भी लिखा जाता है, बुक में ऐसे भी लिख देता है। सारा वैल्यू एसआरपी का है। गिवन वैल्यू अगर एसआरपी का होगा, ठीक है, तब ये फार्मूला हमको यही लगाना ही है। चलिए हम वैल्यू पहले चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब कुछ सोचिए, यहाँ देखिए पहचानने का सबसे आसान तरीका, यहाँ मेटल आयन अगर मेटल में चेंज होगा, अगर कहीं पर भी ई नॉट मेटल आयन अगर मेटल में चेंज होता दिखे तो गिवन वैल्यू जो होगा वो एसआरपी का है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, अगर ऐसे लिखा हुआ है तब। और वही अगर ऐसे लिखा हुआ ई नॉट है ना, और एम एन प्लस, मेटल पहले आयन बाद में, इसका मतलब वहां जो भी वैल्यू दिया रहेगा समझ लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो हम साइन नहीं बताना है, जो भी वैल्यू रहेगा वो एसओपी का वैल्यू होता है। दैट्स इट, ये याद रखना है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या है, बोलिए। मेटल आयन मेटल में चेंज हुआ है, मेटल आयन मेटल में चेंज हुआ है, गिवन वैल्यू किसका कहलाएगा, एसआरपी का। ये एसआरपी का वैल्यू है। इसमें देखिए क्या है, मेटल आयन मेटल में चेंज हुआ है तो गिवन वैल्यू एसआरपी का, यहाँ मेटल आयन मेटल में चेंज हुआ है तो गिवन वैल्यू एसआरपी का, यानी ये भी एसआरपी दिया हुआ है। दोनों एसआरपी का वैल्यू है, दोनों वैल्यू किसका है, एसआरपी का, ठीक है। अब दोनों वैल्यू एसआरपी का है तो यहाँ तो हमको एसआरपी ही चाहिए, है ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो चलिए अब देखो वैल्यू निकल गया आपका। इसमें से कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, दोनों वैल्यू एसआरपी का है तो इसमें से कैथोड एनोड कैसे पहचानेंगे, बताइए। दोनों एसआरपी का वैल्यू है तो कैथोड एनोड कैसे पहचानेंगे। तो दोनों वैल्यू अगर एसआरपी का ही निकले मेरे पास तो वहाँ ऐसे पहचानेंगे कि बड़ा वैल्यू कौन है, वो कैथोड होगा। क्यों, क्योंकि करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। करंट का फ्लो हायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड टुवर्ड्स लोअर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है। करंट का फ्लो हायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड की तरफ होगा। तो अगर दोनों वैल्यू एसआरपी का है, ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, याद है, देखो यहाँ लिख देता हूँ चीज को कि हायर एसआरपी वैल्यू कैथोड होता है, मैं इस चीज को पीछे भी लिख चुका हूं, एंड लोअर एसआरपी वैल्यू जो होगा वो एनोड कहलाता है। दैट्स इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को समझ लीजिए जो मैंने क्लियर रखा है यहाँ पर। तो इस दोनों में दोनों पॉजिटिव वैल्यू ही है, कौन बड़ा है, 0.80 या 0.34, 0.80 स्वाभाविक है बड़ा हो, ये कैथोड का कहलाएगा, इसका मतलब ये कैथोड है ना। अगर मान लेते हैं कि ये रिएक्शन नहीं लिखा रहता और ये वैल्यू दे देता, केवल वैल्यू दे देता और कहता रिएक्शन लिखो, इसके अंदर भूल जाइए, ये दे देता कहता रिएक्शन लिखिए, इस गिवन डेटा से हम लिख लेंगे कैसे। ये तो पता चला कि दोनों हमारा जो यहाँ दिया गया वैल्यू है वो एसआरपी का है, ठीक है। जब दोनों वैल्यू हमको पता चल गया कि एसआरपी का है तो देखेंगे बड़ा कौन है छोटा कौन है। जो बड़ा होगा समझेंगे कैथोडिक रिएक्शन है, जो छोटा होगा समझेंगे वो एनोड है, यानी जो बड़ा वैल्यू है कैथोड, जो छोटा वैल्यू है एनोड। यहाँ क्या फॉर्मूला है, एसआरपी ऑफ कैथोड कितना है 0.80 माइनस एसआरपी ऑफ एनोड 0.34, कितना आ जाएगा घटाएंगे तो कुछ सोचिए 0.46 वोल्ट, 46 वोल्ट। ये क्या है, पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव का क्या मतलब समझिएगा कि ये सेल जो भी होगा सेल एग्जिस्ट करेगा, यानी सेल विल बी एग्जिस्ट यानी पॉसिबल है, ये फिजिबल है, यानी सेल जो होगा फिजिबल समझेंगे। थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे फिजिबल वर्ड, या ऐसा सेल फिजिबल है यानी ये सेल संभव है, यहाँ ये सेल स्पॉन्टेनियस होगा,
ठीक है, इसके ऐसे सेल का डेल्टा जी निगेटिव होगा। क्लियर है? और ये बात समझ में पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहीं पर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाता तो क्या समझते मालूम है, ये जो सेल लिखे है ना, ये सेल, इस सेल संभव नहीं है, यानी जिसको हम एनोड बोलेंगे, जिसको कैथोड बोलेंगे, गलत है। ये इधर आता, ये इधर आता तो सही होता। कब? जब ये वैल्यू मेरा नेगेटिव आता तब, नेगेटिव आता तब ऐसा सोचते। यहाँ जो कि पॉजिटिव आया है, मतलब ये लिखा हुआ सेल रिएक्शन, जो रिएक्शन था ये रिएक्शन भी सही है, ये रिएक्शन संभव है, और ये रिप्रेजेंटेशन भी संभव है ना? अब देखो, खुद देखो, क्या ये रिएक्शन संभव है कि Cu प्लस Zn2 प्लस से बनता है Cu2 प्लस प्लस Zn। अब बताइए, अगर इसको हम लिखे है ना, चलो इसको हटा देते हैं यहाँ पर से, ये हो गया रिएक्शन। अगर इसका हम सेल कहें दर्शाइए, सेल कहेंगे दर्शाने के लिए, तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन, है ना? तो ऑक्सीडेशन वाला बाईं तरफ साल्ट ब्रिज बना ऐसे करके, साल्ट ब्रिज बना दिए। ऑक्सीडेशन Cu से Cu2 प्लस बना, Cu से Cu2 प्लस बना। दाईं तरफ क्या हुआ? Zn2 प्लस से Zn बनेगा। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? नहीं है। अगर इसका हम E0 सेल निकालेंगे ना, वो नेगेटिव आ जाएगा, इसका E0 सेल नेगेटिव आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए सारी बातों को। अगर हम ये रिएक्शन लिखते हैं पहले, और इसको हम ऐसे डायग्राम दर्शा दिए, रिएक्शन हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये ऑक्सीडेशन को दर्शाया, ऑक्सीडेशन साल्ट ब्रिज के बाईं तरफ, रिडक्शन चला गया साल्ट ब्रिज के दाहिनी तरफ, Zn2 प्लस से Zn दर्शा दिए, यहाँ Cu से Cu2 प्लस दर्शाए। ठीक है, क्या आप जानते हैं ये रिएक्शन संभव है? कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस करता है, नहीं करता है? कॉपर डिस्प्लेस करता है, नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, यानी रिएक्शन संभव नहीं है। ऐसे रिएक्शन का क्या होगा? E0 से नेगेटिव आएगा। ऐसे सेल का, ऐसे रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा? E0 से नेगेटिव आएगा, है ना? मतलब नेगेटिव आने का, अब उल्टा सोचिए, थोड़ा उल्टा सोचिए। E0 से अगर नेगेटिव आता है तो क्या समझेंगे कि रिएक्शन ही गलत है, ये रिएक्शन गलत है ना? लेकिन ये रिएक्शन नेगेटिव आया तो समझे ये रिएक्शन गलत है, लेकिन इसका उल्टा रिएक्शन तो संभव था। यही बात हम यहाँ समझा रहे हैं कि अगर E0 सेल नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन संभव नहीं है, इसका उल्टा रिएक्शन संभव है। आप सोचिए, इसका उल्टा रिएक्शन संभव है कि नहीं है? बिल्कुल संभव है। हम यहाँ Zn लेंगे, यहाँ Cu2 प्लस, यहाँ Zn2 प्लस, यहाँ Zn लिखेंगे, Cu लिखेंगे, वो संभव है। समझ रहे हैं बात को पूरी? ठीक है। अगर किसी भी सेल का E0 सेल यानी सेल पोटेंशियल यानी EMF स्टैंडर्ड नेगेटिव आता है, तो जिस सेल का आप नेगेटिव वैल्यू निकाले है ना, समझेंगे वो सेल संभव नहीं, उसका उल्टा सेल संभव है। और जिसका E0 सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, समझेंगे वही सेल संभव है। दैट्स इट। क्लियर है? अब समझो कि दिया गया वैल्यू है, मान लो वैल्यू इस तरह दिया, हमने निकाल लिया, कितना आया? पॉजिटिव वैल्यू आया ना पॉजिटिव वैल्यू। तो इस तरह से वैल्यू दे देगा, E0 सेल पूछेगा, निकाल लेंगे। अब कहेगा रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखो या सेल को डायग्राम को दर्शाओ, है ना? तो सीधी सी बात है, जो बड़ा वैल्यू है तो किसका होगा? कैथोड का, यानी साल्ट ब्रिज के दाहिनी तरफ इसको दर्शाना होगा। जो छोटा वैल्यू है वो होगा एनोड का, एसआरपी का। एसआरपी की बात करें, एसआरपी के टर्म में, एसआरपी के टर्म में जो वैल्यू बड़ा आएगा वो कैथोड का होगा, एसआरपी के टर्म में जो वैल्यू छोटा आएगा वो एनोड का होगा। तो सीधी सी बात है, साल्ट ब्रिज बनाएंगे, जो कैथोड होगा बड़ा एसआरपी का वैल्यू, उसको साल्ट ब्रिज के दाहिनी तरफ, यानी इस रिएक्शन को हम दाहिनी तरफ लिख देंगे, इसको बाईं तरफ लिख देंगे, यानी यहां मिटाते हैं इसको, है ना? और अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो मिटा दी इसको, ये रिएक्शन नहीं दिया हुआ था, समझो यहाँ जो लिखे तो नहीं दिया हुआ था, ठीक है। ये दे दिया, E0 सेल निकाले, पॉजिटिव आ गया। अब कहेगा आपको यहाँ पर सेल रिप्रेजेंट करो, सेल रिप्रेजेंट करो, यानी सेल रिप्रेजेंटेशन दर्शाइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, बोलिए, किसका बड़ा वैल्यू? ये बड़ा वैल्यू से है, जिसका एसआरपी बड़ा होगा, जिसका एसआरपी बड़ा होगा वो क्या होगा? कैथोड। यहाँ तो लिखे हैं कि हाईयर एसआरपी वैल्यू कैथोड है, लोअर एसआरपी वैल्यू एनोड होगा। तो बनाइए आप साल्ट ब्रिज। सबसे पहले क्या करेंगे? साल्ट ब्रिज, ठीक है। इधर लिखते हैं कैथोड, साल्ट ब्रिज के दाहिनी तरफ, बाईं तरफ लिखते हैं एनोड,
बताओ सिल्वर वाला कैथोड होगा कि कॉपर वाला? कौन कैथोड होगा, सिल्वर वाला कि कॉपर वाला? तो सिल्वर वाला कैथोड होगा। क्यों? क्योंकि इसका एसआरपी का वैल्यू हाईयर है, हाईयर एसआरपी वैल्यू कैथोड, दोनों एसआरपी का ही वैल्यू है, तो हाईयर एसआरपी कैथोड, ये कैथोड दाहिनी तरफ लिखेंगे। कैथोड पर क्या होता है ये बताओ, कैथोड पर होता क्या है? मेटल आयन जो है किसमें चेंज होता है? मेटल में, ठीक है। अब एनोड पर आइए, ये किसका वैल्यू है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ है इधर भी ऐसा ही लिख देंगे कि Cu2+/Cu, गलत है ये। एनोड पर आयन मेटल में चेंज होता है, नहीं, मेटल आयन में चेंज होता है। यहाँ पर देखो ये जो ऐसे दर्शाया गया है ना, इस दर्शाने का मतलब है इससे हमको ये पता चले कि दिया हुआ वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का है। मतलब ये नहीं, ये रिएक्शन को नहीं दर्शाता है, ये रिएक्शन को नहीं दर्शाता है कि एनोड पर ऐसा रिएक्शन होता है, ये केवल ये दर्शाता है कि गिवन वैल्यू एसआरपी का है ना। एक्चुअली एनोड पर क्या होता है, मेटल जो है Cu जो है किसमें चेंज होता है? मेटल आयन में, ऐसे लिखेंगे ना। और वही अगर सेल रिएक्शन कहता लिखने के लिए सेल रिएक्शन, तो क्या करते ये और ये रिएक्टेंट, अब यहां बैलेंस करेंगे Cu Ag+ H+, ये सॉलिड है, इससे क्या बनता है बताओ? Cu2+ H+ प्लस Ag सॉलिड। अब चार्ज तो बैलेंस नहीं है, यहाँ तो 1+ है, यहाँ 2+ है, चार्ज तो बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ भी 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे, जिससे चार्ज हमारा बैलेंस हो जाए। रिडॉक्स में तो चार्ज बैलेंस करना जरूरी है, तो जब रिएक्शन लिखेंगे तब बैलेंसिंग जरूरी है, लेकिन जब सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ बैलेंसिंग करने की आवश्यकता नहीं है। कैथोड की तरफ आयन को मेटल में दर्शाया हुआ दिखाया जाता है, जबकि एनोड की तरफ मेटल को आयन में दर्शाया जाता है। वहीं जब हम रिडक्शन पोटेंशियल अगर यही मान लो कि पीछे रहता इधर लिखते तो माइनस में लिखना पड़ता, माइनस लिखना पड़ता, तब उसको एसआरपी नहीं हम एसओपी बोलते। अगर इधर लिखे इसको लिखे तो एसआरपी नहीं एसओपी कहलाएगा, बस ये बदल देंगे, साइन बदल जाएगा, एसआरपी की जगह पर एसओपी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो बहुत बातें आज सीखने को मिली हम लोगों को, बहुत बात आपने सुना, सीखा, समझा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप नहीं समझ पाते तो इस पूरे वीडियो को एक बार फिर से जाके देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपको हर हाल में सीखना ही होगा। ठीक है, बार बार इस वीडियो को देखने की कोशिश करिए, रोक करके, पॉज करके, पीछे जाके, जैसे भी वे नहीं आओ समझने की आप कोशिश करिए, ये आपकी ड्यूटी है। मैंने आपको बेहतरीन तरीके से आज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल को समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, जितना भी चीज़ मैंने समझाया है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट भाषा होगा, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी नेसेसरी वैसे नहीं है, बोर्ड में आपका लैंग्वेज नहीं पूछता है पूरा, ठीक है, फिर भी मैं आपको लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन आज का वीडियो पूरे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो था, इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो आज का ये अभी वाला है ना। इसलिए आप इसको बार बार देखने की कोशिश करिए, हर हाल में समझना है। मैं आपको ये कहता हूँ कि इस पूरे वीडियो को एक बार देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, एक बार कोशिश करिए देखने की, एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश करिए, समय ले करके बैठा करिए। नहीं समझ में आया, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखना है। क्लियर है? अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, है ना। मैं बार बार हर वीडियो में इस चीज़ आप लोग को कहता हूँ, मैं कोई सब्सक्राइब या नहीं कहता हूँ करने के लिए, मैंने सब्सक्राइब को बंद करके रखा है, ये फालतू का चीज़, ठीक है। जब सब्सक्राइब कराना होगा बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अपने बच्चों के लिए बनाता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, दुनिया भर के बच्चों के लिए नहीं करता हूँ, ठीक है। आपको चूँकि समस्तीपुर शहर में देख ही रहे हैं, हम लोग का अगर वीडियो रहेगा तो दूसरे भी इसका अति कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इस चीज़ को अपने कंसर्निंग, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स पर ही शेयर करिए, अच्छा रहेगा। उनको बताइए कि ज्वाइन करें हम लोगों से, ठीक है। और अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगले जुलाई में होने वाला है, तो जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम नहीं है उन लोग के लिए और भी फ़ायदेमंद है ये सब चीज़। अगर आपके रिलेटिव कंसर्निंग को ऐसे है तो उनको भी वीडियो देखिए, करिए, कहने देखने के लिए समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो का वेट एंड वॉच करेंगे। हैव अ नाइस डे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का।